नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत का भूगोल। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर फर्स्ट, भारत का भूगोल। तो भारत की अवस्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है और उसके उदय कहाँ से हुआ, भारतीय सभ्यता का उदय कैसे हुआ, इन सब के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भारत के भूगोल में क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि भारत की जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, उसका उदय कहाँ से हुआ था। तो भारतीय सभ्यता का उदय सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी यह कहाँ से आई, तो सिंधु घाटी सभ्यता में रहते कौन थे, यहाँ पर आर्य लोग रहते थे। तो आर्य थे वहाँ पर, तो आर्यों की वजह से उनका भारत का जो नाम पड़ा वो पड़ा आर्यावर्त। और इनके राजा जो थे भरत थे, तो इनके राजा जो भरत थे उनके नाम पर क्या नाम इनका पड़ा, भारतवर्ष। यानी कि देखिए, भारतीय सभ्यता का उदय सिंधु घाटी की सभ्यता से हुआ और आर्यों के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, आर्यावर्त पड़ा। और उनके राजा भरत, यानी आर्यों के राजा थे भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, अब जो नदी थी, सिंधु नदी थी, वहीं पर यह सभ्यता का विस्तार हुआ। तो सिंधु नदी को ईरानी आए, कई ईरानी आए, यूनानी आए भारत में। ठीक है, तो ईरानियों ने क्या कहा, इसको हिंदू नदी। ईरानियों ने क्या कहा, हिंदू नदी। सिंधु नदी को कहा हिंदू नदी, तथा इस देश को क्या कहा, हिंदुस्तान। इस देश को कहा हिंदुस्तान, ये ईरानियों ने कहा था। और यूनानियों ने क्या किया, यूनानी जब आए तो इन्होंने कहा कि यह इंडस नदी है। सिंधु नदी को ही इन्होंने कहा कि यह इंडस नदी है और इस देश को क्या कहा, इंडिया कहा। ठीक, तो यूनानियों के द्वारा इंडिया कहा गया और ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान कहा गया। ठीक है, अब इसकी स्थिति और विस्तार पर चर्चा कर ले रहे हैं। तो इसकी स्थिति के बारे में बता दें कि भारत का नॉर्थ साइड है उत्तर, यह साउथ साइड है दक्षिण, यह ईस्ट है पूर्व, और यह वेस्ट है पश्चिम। यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसका विस्तार क्या है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यह इंदिरा कॉल, ये जो पॉइंट है आपका, यह उत्तरी पॉइंट है पूरा। ठीक है, और यह स्थिति है, यह थल है, यह पूरा थल है और ये पूरा इधर समुद्री कोना है। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और इधर पड़ता है अरब सागर। ठीक, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी और उधर अरब सागर। नीचे इसके जो पड़ता है वो पड़ता है हिंद महासागर। ठीक है, भारत के दक्षिण के नीचे क्या है, हिंद महासागर। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि भारत के ही राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार इधर हो गया। इधर है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये भी द्वीप समूह है। ठीक है, आप चलते हैं इसके, बताते हैं कि इसकी दूरी क्या है। देखिए, जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है, भारत के थल की उत्तर से जो दक्षिण की दूरी है वह है 3214 किलोमीटर। ये इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण की। और पूर्व से अगर पश्चिम की ली जाए तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो लगभग समान है दोनों, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक चतुष्कोणीय आकृति में है। किस आकृति में, चतुष्कोणीय आकृति में यह है। तो इसकी अवस्थिति और विस्तार है। ठीक है, इसके देखिए चारों तरफ जो है ऊपरी क्षेत्र या नीचे तो समुद्री क्षेत्र हो गया, इधर साइड पाकिस्तान, ये उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम कोना में क्या है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, यहाँ पर हिंदकुश और सुलेमान श्रेणियाँ पाई जाती हैं। कौन सी, हिंदकुश व सुलेमान श्रेणियाँ, सुलेमान। ठीक है, ये इस साइड है, यहाँ पर ये कॉर्नर पर। ठीक है, ये पाकिस्तान और भारत के ये हो गई। इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर, इधर हिमालय पड़ता है। ठीक है, चीन हो गया, नेपाल, इधर हिमालय का पूरा कॉर्नर से लेते हुए नेपाल, भूटान, और ये बांग्लादेश इधर नीचे में मार होता है। ठीक है, तो ये इतने हमारे पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश में से
भारतीय उपमहाद्वीप क्या कहा जाता है इसको? भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। ठीक है, 5 देश कौन कौन से आते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में पहला ये इधर पाकिस्तान हो गया, दूसरा भारत हो गया, तीसरा नेपाल हो गया, चौथा भूटान हो गया और पांचवा बांग्लादेश। यानी ये 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों देशों को मिलाकर भारतीय सब कॉन्टिनेंट बनता है, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब इसके इन पॉइंट की बात कर ले रहे हैं। ये क्या है? तो ये है हमारे उत्तरी अक्षांश और ये देशांतर, यानी कि ये अक्षांशीय दृष्टिकोण है और यह देशांतरी दृष्टिकोण है। ये होता क्या है? तो देखिए जरा यहाँ समझ लीजिएगा, ग्लोब में ये मान लीजिए ग्लोब है। ठीक है, अब ग्लोब को एक विषुवत रेखा बीच से काटती है जिसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अब ग्लोब को एक काल्पनिक रेखा से बांटा गया है ऐसे। ये जो काल्पनिक रेखा में बांटा गया है इसको कहते हैं हम अक्षांश, इसको हम कहते हैं अक्षांशीय दृष्टिकोण। ठीक है, तो जब हम अक्षांशीय कहते हैं तो ये 0 डिग्री का जो ऊपर का हिस्सा होगा, ये ऊपर की तरफ जितनी भी रेखाएं हैं ये कहलाएंगी उत्तरी अक्षांश और नीचे की तरफ कहलाएगा दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अब इसके बाद इसी ग्लोब को हम लेते हैं, इसी ग्लोब को जब वर्टिकल लाइन से काटा जाता है, यानी ये भी काल्पनिक रेखा है, और जब वर्टिकल लाइन में काटा गया तो इनको कहा गया देशांतरी दृष्टिकोण, देशांतरीय दृष्टिकोण। ठीक है, देशांतरी दृष्टिकोण, इसी को याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है याम्योत्तर रेखा। तो इसी को हमने बनाया और विश्व में क्या किया गया, यहाँ से एक लाइन खींची गई जिसको ब्रिटेन के पास, जिसको कहा गया 0 डिग्री। ठीक है, वहीं से इंटरनेशनल मानक माना गया और ये विषुवत रेखा से अक्षांशीय के लिए माना गया। तो भारत की स्थिति इस ग्लोब में कहाँ पर है? ये ग्लोब है और भारत यहाँ पर है, ये कॉर्नर पर भारत है और ये रेखा यहाँ पर है। ठीक है, तो जब ये रेखा है तो आप देखिए कि ये भूमध्य रेखा के अप साइड है, इसका मतलब भारत किस गोलार्ध में है? अक्षांशीय से। अगर अक्षांशीय से लिया जाए तो नॉर्थ में, यानी उत्तरी गोलार्ध में बसता है। और अगर ये याम्योत्तर रेखा या देशांतरीय दृष्टि से देखें तो भारत इधर क्या है? या पश्चिम और इधर पूर्व, यानी कि किधर हो गया भारत? पूर्वी, यानी ईस्ट, पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, यहाँ से ये कंफर्म होता है कि पूर्वी देशांतर में क्यों कहा जाता है भारत को। ठीक है, तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो है, भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व में 7वें नंबर पर है। ठीक है, विश्व में क्या है? 7वें नंबर पर है, यानी इससे बड़े 6 देश हैं। तो वो देश कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहले नंबर पर आता है रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 रूस, कनाडा, चीन, नंबर 4 पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 5 पर ब्राज़ील, नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 पर भारत। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? 7वां स्थान है। ठीक है, अब ये देशांतरी दृष्टि और अक्षांशीय दृष्टि से जो हम मान रहे थे ग्लोब में, तो भारत को हमने बताया था कि भारत
यहाँ पर था। तो अब जब भारत यहाँ पर था तो ये 0 डिग्री है, यानी यहाँ से लेके कुछ ना कुछ डिग्री यहाँ बढ़ेगी और एक इस कॉर्नर की भी कुछ डिग्री होगी। तो ये उत्तरी जो यहाँ से इस कॉर्नर की है वो देखिए ये दक्षिण का बिंदु है, यानी कि भारत जो उत्तरी अक्षांश पे है वो 8 डिग्री 4 मिनट, यानी इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, थल का 8 डिग्री 4 मिनट। जबकि अगर ये हम निकोबार द्वीप समूह को भी लेते हैं तो भारत का दक्षिणी पॉइंट कितना आता है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको उत्तरी अक्षांश लगाया जाता है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। और थल का 8 डिग्री 4 मिनट क्या कहा जाता है इसको, केप कमोरिन। यह तमिलनाडु का हिस्सा है, तमिलनाडु पे पड़ता है दक्षिणी हिस्सा। थल का अगर क्वेश्चन आता है तो, और पूरे भारत का अगर जल का भी लेकर के पूरा मानते हैं द्वीप समूहों को तो 6 डिग्री 45 मिनट पर है। और यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इस पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, या इसको कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, या पार्सन पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट इसको कहा जाता है। 6 डिग्री 45 मिनट पर यह 2004 में आई सुनामी में डूब गया था, ठीक है। यह हिस्सा भारत का 2004 में सुनामी में डूब गया है। ऊपर का जब ऐसे ही देखिए ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर का हिस्सा और डिग्री बढ़ जाता है उत्तरी, तो ये कितना आता है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट ये कौन सा पॉइंट है, इसको क्या कहा जाता है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इसे इंदिरा कॉल कहा जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा कॉल। ऐसे ही भारत का पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा ये कहाँ से बढ़ा हुआ है, देखिए ये 0 डिग्री जो ब्रिटेन से है ये इस तरह इधर आई है, तो एक ये कॉर्नर का हिस्सा और भारत के दूसरे कॉर्नर का हिस्सा, यानी इधर ये कम और ये ज़्यादा। तो ये पहला कॉर्नर का हिस्सा ये पश्चिमी बिंदु हो गया और पूर्वी बिंदु इधर का हो गया, ठीक है। तो जो पश्चिमी बिंदु है यह है 68 डिग्री 7 मिनट और इस जगह का नाम क्या है, गौर मोता। इसको कहते हैं गौर मोता या गुहार मोती। ये गुजरात में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। नीचे तमिलनाडु, ऊपर ये जम्मू कश्मीर में था जो कि अब लद्दाख में पड़ रहा है, और ये गुजरात में। और ये किविथु 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी बिंदु है, 97 डिग्री 25 मिनट किविथु ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ये पॉइंट पड़ता है। अब भारत की जो सबसे ज़्यादा किस देश से सीमा लगती है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो भारत की जो सीमा है वह बांग्लादेश के साथ लगती है, क्योंकि देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है ऐसे, और ये करके ऐसे करके बांग्लादेश इतना हिस्सा पूरा है। 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और भारत की सबसे कम सीमा वाला देश कौन सा है, इसका भी क्वेश्चन बनता है। तो भारत की कम सीमा वाला देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में 106 किलोमीटर केवल पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर 4096 किलोमीटर और यहाँ पर 106 किलोमीटर। इधर देखिए चीन की सीमा भी लिखी हुई है, ये नेपाल पाकिस्तान, ठीक है। इधर से अगर चलें तो पाकिस्तान की सीमा 3023 किलोमीटर की है, चीन की सीमा 3488 किलोमीटर की है, नेपाल 1751, भूटान 699 और बांग्लादेश 4096, ठीक है। इतना ये सीमाओं की दूरी हो गई कि कितने किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। इतना हम देख रहे हैं। इसके बाद चलते हैं और आगे, चलिए तो आगे देखते हैं। आगे है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से, देखिए कर्क रेखा भारत से गुजरती है ऐसे 20 से यहाँ से कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है ये होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 भागों में बराबर बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, ठीक है। तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत 2 हिस्सों में बांटती है। अब यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, यह क्वेश्चन बनता है कई बार कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, ऐसे करके क्वेश्चन और ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ से, देखिए कर्क रेखा जब गुजरती है तो यह गुजरात, पहला राज्य कौन सा हुआ, गुजरात, ठीक है। दूसरा यहाँ से जब आते हैं तो ये राजस्थान का हिस्सा थोड़ा सा पड़ता है, तो नंबर 2 राजस्थान। नंबर 3 इसके आगे आएंगे तो मध्य प्रदेश।
नंबर 4 पर आगे आएंगे तो छत्तीसगढ़, और आगे जाएंगे जो तो झारखंड, झारखंड ये पड़ेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये आता है पश्चिम बंगाल, नंबर 6 पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद देखिए बांग्लादेश पड़ता है, तो बांग्लादेश में आती है। इसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा और ये मिजोरम, यानी त्रिपुरा और 8वां मिजोरम, यानी भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। साथ में पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट दिया। अब दूसरा है ग्रीनविच मीन टाइम या मानक देशांतर रेखा। मानक देशांतर रेखा क्या होती है? 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को मानक देशांतर रेखा कहा गया है। देखिए भारत का जब ये पूर्वी कोना और ये पश्चिमी कोना, इन दोनों में इतना अंतर है लगभग, देखिए अगर इसको हम माइनस करते हैं तो 97 और -68 लगभग, अगर इसको माइनस करिए तो कितना होगा? 9 2 लगभग 30 डिग्री लगभग 30 डिग्री के आसपास ये आता है दोनों का अंतर। और 30 डिग्री जो आता है तो देखिए 1 डिग्री को 4 मिनट के बराबर, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है अंतर में, ठीक है। यानी अंतर क्या, अगर इसकी दूरी 1 डिग्री की दूरी है तो इन दोनों के बीच कितना 4 मिनट की दूरी का अंतर आ जाएगा। यानी सूर्य के उदय होने में यहाँ से 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होगा। तो जब 1 डिग्री पर 4 मिनट है तो 30 डिग्री पर कितना होगा? 120 मिनट, यानी लगभग 2 घंटे। तो सूर्य किधर से उदय होता है? पूर्व तरफ से, ईस्ट से। तो सूर्य जब ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में जब उदय होता है सुबह के, यहाँ जितनी समय उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, उससे गुजरात के ये पॉइंट पर, गौरमोता पॉइंट पर सूर्य के उदय होने के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। वो क्यों आता है? इस कारण से। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी लगभग 30 डिग्री है, इसलिए 30 डिग्री की वजह से 2 घंटे का लगभग अंतर आता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए सारे विश्व में सबकी चौड़ाई ऐसे ही है, ठीक है। तो जब ऐसा है तो इसकी वजह से समय अंतराल काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसीलिए मानक समय रेखा बनाया गया है। अब मानक समय रेखा जब बनाया गया है तो भारत में भी कहा गया कि मानक समय रेखा 1 या 2 होनी चाहिए। क्यों 2 होनी चाहिए? मान लीजिए यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ का समय अलग है, तो यहाँ सुबह मान लीजिए कोई जगह 4 बजे ही, इनके यहाँ 4 बजे सूर्य उगाया, लेकिन यहाँ पर 6 बजे सूर्य उग रहा है, तो इनका सुबह जल्दी हो रही, रात और जल्दी हो जाएगी, लेकिन इधर रात क्या होगी? देर में होगी, तो एक संचालन के लिए दिक्कत होगी। इसलिए इसको क्या किया गया? दोनों के मध्य में, लगभग मध्य में दोनों के दूरी के एक मानक रेखा खींची गई 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से एक रेखा खींची गई, जिसको कहा गया मानक समय रेखा, ठीक है। इसी को लगभग दूरी बराबर कर दी गई, यानी यहाँ से 1 घंटे और यहाँ से 1 घंटे दोनों को कर दिया गया। और इसी की वजह से पूरे भारत में जो घड़ियाँ होती हैं एक समान समय बताती हैं, ठीक है, इसी मानक रेखा के कारण। अब मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मानक रेखा हमारी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से गुजरती है? तो देखिए ऊपर से आ रहे हैं। ये पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद तीसरा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, तीसरा है छत्तीसगढ़। नंबर 4 पर है, उसके नीचे उड़ीसा, और नंबर 5 पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ से मानक समय रेखा होकर गुजरती है और इसी के समय को पूरा भारत फॉलो करता है, ठीक है। ये मानक समय रेखा के विषय में हो गया। और भारत का जो ये पॉइंट था, देखिए केप कॉमोरिन पॉइंट पहले बताया था, ये दक्षिणी बिंदु है।
अब आगे क्वेश्चन देखिए, तटीय रेखा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि भारत की तटीय सीमा कितनी है। ये तटीय देखिए, यहाँ से गुजरात की सीमा यहाँ से चालू होती है और ये तटीय, तो कितनी तटीय सीमा है और कितनी थल सीमा है, इसके बारे में ही क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत की देखिए, भारत की जो स्थल सीमा की कुल लंबाई है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की लंबाई यानी ये स्थल यहाँ से लेकर के ये पूरा देखिए, स्थल जैसे चल रहा है ये स्थल पॉइंट जहाँ तक स्थल है, यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और तटीय लंबाई कितनी है? ये जो तट यहाँ से चालू हो रहे हैं, तटीय लंबाई जो है ये 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर तटीय लंबाई है, तटीय लंबाई। ठीक है, तो तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर और थल की लंबाई 51,200 किलोमीटर। ओह सॉरी, 15,200 किलोमीटर। तो यहाँ से देखिए इतना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबी तट रेखा किसकी है। तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की। ये गुजरात राज्य है जिसकी तट रेखा क्या है? सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया है कि जो जो क्वेश्चन बनते हैं। बाकी बेसिक इसकी देखिए नॉलेज जो इतनी थी बेसिक चीज़ें थी ये मैंने बता दी हैं कि लंबाई क्या है, क्या अवस्थिति है इसकी, विस्तार कितना है, कैसे क्षेत्रफल बना हुआ है और कौन कौन से राज्य इसके कौन कौन से देश इससे लगते हुए हैं। ठीक है, कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, इन सब की जानकारी बेसिक रूप में मैंने दे दी है। और फिर इसी का चैप्टर अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आगे और भी जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू।